दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? बस किसी तरह दिन काटते चलिए, तब तक काटिए जब तक वैक्सीन नहीं आए। मैं बार बार बोलता हूँ। काफ़ी खुशी हुई कल। लगभग अपील किया मैं और लगभग 25 सब्सक्राइबर मेरा ऐड हुआ। देखिए, अभी ज़रूरत है आप लोगों का सहारा, बहुत आवश्यक है। आप लोग इसमें मेरी मदद कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाइए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। जब तक सब्सक्राइबर और व्यूज़ नहीं बढ़ेगा, आज के डेट में एक उम्मीद मेरा वहीं से है। जो भी है, वजह जो भी हो, जो नए भाई लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं परिचय अपना देना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग पूछते हैं आप कौन है, तुरंत में वो जानना चाहते हैं मेरे विषय में। तो भाइयों, मैं एमएसएमई हूँ बिहार का और 49 ईयर्स के एज में 45 ईयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ। चौंक गए होंगे ना? चौंकने वाली बात है ही। 4 साल की आयु में मैं लाइब्रेरी खोला था। डिटेल में जानने के लिए वॉल्यूम 1 से देखना चालू कीजिए। एक भाई कल पूछ रहे थे, मैं आपका वॉल्यूम देखना चालू किया हूँ 26 नंबर से, लेकिन डेली एक वॉल्यूम आता है, पीछे वाला काफ़ी बचा हुआ है। तो मैं वैसे भाइयों के लिए एक बात बोलूँगा कि कृपया कर 2 वॉल्यूम डेली देखिए, मेकअप पड़ जाएगा। कोई दिक्कत, एक तो करंट वॉल्यूम होगा और एक पीछे से शुरू कर दीजिए वॉल्यूम 1 से। देखिए, हर एक वॉल्यूम 33 मिनट्स का है, पहला वॉल्यूम छोड़ के। जो इधर रेगुलर जो चला है ना वॉल्यूम 2 से, लगभग 3 मिनट प्लस का है। और उस 33 मिनट्स में मैं बिल्कुल निचोड़ की बात करता हूँ। काम की बात बिल्कुल 3 मिनट आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट बना के बात नहीं करता हूँ। मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात करता हूँ, अपना समझ के बात करता हूँ। बस पॉइंट्स मेरे दिमाग में रहता है और उस पॉइंट्स को बस सिर्फ दिमाग से मैं बात करता हूँ, कोई कहीं लिखित में नहीं रखता हूँ। कुछ मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरी नज़र सिर्फ कैमरे पे रहती है। अगर पढ़ता तो मैं इधर उधर देखता, वो काम नहीं करता हूँ। मैं एकदम साधारण आदमी हूँ। आप और हम में सिर्फ अंतर यही है कि मैं एक यूट्यूब में चैनल मेरा थोड़ा चल गया है, और चलने का मुख्य वजह एक 3 साल पहले का वीडियो है बकेट वॉशिंग मशीन का। वो आज भी $3 पर मंथ का सपोर्ट हमको दे रहा है, और बाकी जितना वीडियोस है कुल मिला के $1 से $1.25 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत कम है। $1 से $1.25 मतलब ₹100 पूरे महीने में। परिवार 7 आदमी का सोचिए, आप लोगों का साथ कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कम से कम लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो लगेगा कि हाँ कुछ आ रहा है, 10-20 हज़ार महीना आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोर्ट केसेस हैं और जो भी है, ये एक्सपीरियंस आप लोग को कहीं ना कहीं जरूर काम आ रहा होगा। देखिए, मेरा नाम संजीव वर्मा है, मैं बिहार का एमएसएमई हूँ। वर्तमान में मैं सीलिंग फैन और एलईडी लाइट्स का काम कर रहा था, जो फिलहाल दोनों बंद पड़ा हुआ है। जब से पटना में बाढ़ आया तब से दोनों बंद पड़ा हुआ है। वजह जानने के लिए कृपया वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को अवश्य देखें। ये 2 बेस है, ये दोनों ग्राउंड फ्लोर है। मेरे सीरीज का ग्राउंड फ्लोर है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसको बिल्कुल देखिए, और उसके बाद आप नए जुड़े हैं तो एक करंट वॉल्यूम लेके चलिए और एक 3-4 ऐसे करके पर डे चलिए, तो फिर आप धीरे धीरे मेरे साथ आ जाएंगे रेगुलर वे में। देखिए, जान है तो जहान है, काफ़ी सेट पैटर्न है। आज के डेट में जान के विषय में ज़्यादा चिंता करना है, जहान आ जाएगा। जान रहेगा तभी तो जहान आएगा। तो जान के तरफ लोग नहीं देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, 100 साल पीछे ले जाता हूँ। 1918 में भारत की जनसंख्या आज जो वर्तमान में अमेरिका की जनसंख्या लगभग उसके बराबर थी, और मौतें जो उस वायरस से हुई थी जनसंख्या का 5%, कम नहीं होता है। आज अगर भारत की एक्चुअल जनसंख्या 140 करोड़ पकड़ लीजिए तो 5% 7 करोड़ हो जाएगा। इसको हम लोग को बचाना है। आज 5,000-6,000 के अंदर में डेटा चल रहा है डेथ का। इसको कंट्रोल करना अभी हमारे हाथ में है और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, उस समय का क्षेत्रफल और आबादी, क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी बहुत कम था।
मतलब सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक था। क्षेत्रफल आज भी भारत का उतना ही है, उतना ही क्या है, कुछ कहीं हो सकता है कमा भी हो। क्षेत्रफल थोड़ा मान के चलिए कि उतना ही, और आबादी 4 गुना बढ़ गया। देखिए बात को समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब 1918 और 2020 का मेडिकल फैसिलिटी में भी बहुत तरक्की हो गया है। मैं भाई साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारी तरक्की का फायदा कौन उठाने वाले हैं? आम जनता को नसीब नहीं होगा। ये खास लोगों के लिए, बात को समझिए। हर वो चीज पैसे वालों के लिए प्रथम आवश्यकता है, उनके लिए बन के रह जाता है, वो उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये जो आम लोग हैं ना, आम लोग, हम लोग तो घर में बैठे हुए हैं। आम लोग की स्थिति के बारे में थोड़ा सा कल्पना कीजिए। न्यूज चैनल में क्या हो रहा है, कहीं पे प्लेटफॉर्म पे डेड बॉडी माँ का पड़ा हुआ है, बच्चा उसके कपड़ा से खेल रहा है। मतलब क्या क्या दृश्य देखने को मिल रहा है। कहीं पे बैग के ऊपर में बच्चा लेटा हुआ है, छोड़िए, सब बहुत दयनीय मार्मिक दृश्य चल रहा है। माफ कीजिएगा। देखिए, उन लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। सच पूछिए, इटली की आबादी मात्र 6 करोड़, और जब इटली में क्लाइमैक्स आया इस डिजीज का, पीक आया, तो वहां जो स्थिति था पूरा देश देख रहा था। अमेरिका भी उस पीक को झेला है 2 महीना। देखिए, अमेरिका की आबादी 32-33 करोड़, 2 महीना झेला है अमेरिका। मतलब वो 2 महीना में जो मौत की संख्या थी 2000 से 3000 के बीच की थी पर डे, और केसेस 29-30 हजार केसेस चल रहे थे। आज भी अमेरिका कोई बहुत कम की स्थिति में नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज एक ही है, वैक्सीन। इसको समझिए। देखिए, पहले जान की बात करना बहुत जरूरी है, जहान की मैं चर्चा आगे करूंगा। पहले इसको समझिए, ये क्या हो रहा है। ये हर्ड इम्यूनिटी या जो भी हो रहा है ना, ये वाकई बहुत ही खराब हो रहा है। इसको समझिए। आम लोगों तक किसी तरह से उनके जरूरत को पहुंचाना आवश्यक है। ये आम लोग कौन है? यही खास लोग को बनाने वाले ये आम लोग हैं। चाहे वो बड़ी से बड़ी फिल्मी सितारा हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सरकार हो, ये आम लोग का बहुत बड़ा रोल है। इसको आज इग्नोर मत कीजिए। आज के डेट में देखिए, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है सोशल डिस्टेंसिंग। जो वर्ड है ना, ये बिल्कुल एकमात्र सॉल्यूशन है। गोला बना बना के तो लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, और अंदर जाने के बाद सारा डिस्टेंसिंग गायब हो गया। बस जहां खुला, रिपोर्टर भी नहीं है, और ना हर बस में कोई पुलिस है जो डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा। और बस वाले की भी मजबूरी है। 40 सीट के बस में अगर वो 20 यात्री को लेके जाएंगे तो उनका खर्चा भी नहीं निकलेगा। और अगर भाड़ा को दोगुना तिगुना कर दिया जाए तो वो आम आदमी फिर पैदल चलने को मजबूर हो जाएगा। वो किराया इतना अधिक हो जाएगा कि बेचारा दे नहीं पाएगा। अभी देखिए, आज सुबह सुबह एक मजदूर भाई थे, कह रहे थे कि मैं अपने पड़ोसी से 2700 रुपया मंगा के यात्रा कर रहा हूँ। आखिर वो कर्ज उतारेंगे कैसे? इसको सोचिए। बिहार में इतना जॉब्स नहीं था, लोग बाहर माइग्रेट कर गए थे। क्या सब लोगों के लिए बिहार में आज के डेट में काम है? कल के तारीख में काम मिल जाएगा? हमको नहीं लगता है तुरंत में कुछ होगा। तुरंत में सरकार या जो खास लोग हैं वो आगे बढ़ के इन आम लोगों को बचाने का काम कर सकते हैं। अभी आपको बचना है, बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बार बार चर्चा करता हूं, लोन बहुत खराब चीज है। लोन का असर क्या क्या हो रहा है, खैर जो हो रहा है, मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं। मेरे साथ थोड़ा केस अलग है, मेरे साथ धोखाधड़ी का मामला है। मैं कोर्ट में हूं, ठीक है, कोर्ट से मुझे राहत मिल रहा है। मैं फिर बोलूंगा, डिटेल के लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को अवश्य देखिए। परिवार में इसका बड़ा खराब असर होता है। जब तक आपकी आमदनी बढ़िया होती है ना, बीवी बच्चे सभी आपका बहुत अच्छा से इज्जत करते हैं। मैं देखिए अधिकतर परिवार की बात कर रहा हूँ, अपवाद केमिस्ट्री में भी है, मैं अधिकतर की बात कर रहा हूँ। 2014 से जब आईसीआईसी बैंक ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया, उनके स्टाफ ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया, मामला कोर्ट में है, संज्ञान कोर्ट ने लिया है, ऊपरी अदालत में उनका रिवीजन को खारिज किया है जज साहब ने, और सरेंडर करने के लिए 27 मार्च का 9 अधिकारी को डेट। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब
कोर्ट ने संज्ञान लिया है या थाना एफआईआर दर्ज कर ले, आप उसकी चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग इससे संभलें। देखिए बहुत ज़रूरी बात है, इसको समझिए। आज क्या हो रहा है, मेरी वाइफ की जो छोटी बहन है वो उसको भड़काने, इस मौके का फ़ायदा वो असल में उठा रही है, दूसरे तरह से वो उसको भड़काने का काम करती है। मेरी वाइफ जनरली वो बहुत इनोसेंट है, उसको जो जैसा बोलेगा फिर वो अपना दिमाग थोड़ा कम ही लगाती है। ये आम आम स्त्री का यही स्थिति है। बहुत लोग किसी के कहने पे चले जाते हैं। अब नतीजा क्या हो रहा है, वो बोलती है कि मेरी बड़ी बेटी, मैं उसके लिए एक चीज़ ही हमेशा चाहा हूँ, उसका उज्जवल भविष्य। कोई भी बाप अपने बेटी का उज्जवल भविष्य हमेशा चाहेगा। कोई बाप अपने बच्चों का दुश्मन जनरली नहीं होता है। अगर ऐसा अपवाद है तो बड़ा गलत है। लेकिन देखिए, वो मेहनती है, बहुत तेज है, 94.4% नंबर 12वीं में लाई थी, सीए का फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दी थी। ठीक है, कुछ कमी रह गया, इंटरमीडिएट में वो फेल की थी। फेल वर्ड को बोलने में कोई गुरहेज नहीं है। अगर सच्चाई को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने कमियों को और सच्चाई को नहीं स्वीकारेंगे, हम उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे, सफलता नहीं हाथ आएगा। सफलता, देखिए असफलता में सफलता छुपा हुआ है। लिखिए आप, असफलता, औ को हटा दीजिएगा जिस दिन ना, आप सक्सेस आपके कदम चूमेगा। इसीलिए उस औ को हटाने के लिए समझना पड़ेगा क्या कमी रह गई है ना, उस कमी को करेक्ट करना बड़ा जरूरी है। देखिए वो इंटरमीडिएट में 45% नंबर स्कोर की थी, 60% पासिंग मार्क था, ठीक है, और 65% तो उसका टॉप का, लास्ट, उससे ज़्यादा कोई ला नहीं पाता है इन जनरल। 15% सिर्फ उसको मेहनत और करना है। 15-17% अगर वो मेहनत कर दी, जो कि उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ है, अब रिवीजन करना है। एक होता है ना कि बने हुए मकान को पूरी तरह से बनाना, जड़ से पाइलिंग करो, ग्राउंड फ्लोर बनाओ, छत डालो, पेंट करो। एक होता है बने हुए मकान को मेंटेन करना। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। खर्च मान लीजिए मकान बनाने में 50 लाख लगता है, तो मेंटेनेंस में हो सकता है 3 लाख लगे, समय भी कम लगेगा और मकान एकदम नया हो जाएगा। अब सिर्फ उसको रिवीजन करना था, और वायरस के चलते एग्ज़ाम का डेट भी पोस्टपोन हो गया। उसका भी फॉर्म भर दिए थे हम, 1400-1500 या 1700-1800 जो भी लगा था, मैं इंतज़ाम करके उसका भी फॉर्म भर दिया था। उसको और समझिए कि वक्त मिल गया, लेकिन उसको लोग कहीं ना कहीं से भड़काने का काम किया। अब वो भटकने लगी। एक तो उसको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा लाइफ में फर्स्ट टाइम, और दूसरा वो जो मेरी वाइफ की छोटी बहन है, वो अक्सर मेरे खिलाफ मेरे वाइफ को कान भरते रहती है, और मेरे वाइफ के खिलाफ भी कान भरती है, और मेरी बड़ी बेटी से भी बोलती है कि कुछ तुमको जॉब ढूंढना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। अरे भाई, कम पढ़ा लिखा आदमी अगर काम ढूंढेगा भी तो उसको छोटा ही काम मिलेगा ना, और एक सीए और एक आईएएस को जब जॉब मिलेगा तो उसकी बात अलग है। मैं हमेशा टॉप की बात करता हूँ। मैं जब आईएएस की तैयारी करता था ना, तो मैं इंटरव्यू पढ़ा था कि 800-900 सीट होते हैं, लेकिन जो एक एस्पिरेंट थे जो आईएएस टॉपर हुए थे, वो बोल रहे थे कि मैं सिर्फ टॉप के लिए तैयारी किया था। और वाकई सर, मैं बता रहा हूँ, मेरी भी तैयारी बहुत अच्छी थी। 3 साल मैंने रगड़ घस मेहनत किया था, 18 से 20 घंटा दिया था, लेकिन कुछ कमी देखा मैं आईएएस में। और इसके मैं उस एडमिट कार्ड आया हुआ था, पीटी में एग्ज़ाम देने नहीं गया। मैं डिसीजन लिया कि छोड़ दो, उसके बाद वापस से मैं बिजनेस में आ गया। देखिए, आज मेरी बेटी को थोड़ा सा मेहनत चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, वक्त बहुत बड़ा चीज़ होता है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आज परिवार के लोग मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अच्छा वक्त और बुरा वक्त हर इंसान के ज़िंदगी में आता है। परीक्षा में वही पास कर पाता है जो इस बुरे दौर को साहस के साथ पार कर जाए। देखिए, अच्छा दौर तो अच्छा है,
लेकिन बुरा दौर को पार करना, आज ये वक्त जो है ना, ये लगभग लोगों के साथ आया हुआ है। धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य पूर्वक किसी भी तरह से इस वक्त को काटिए, परिवार को बचाइए। परिवार में अगर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बचाइए। देखिए, कुछ जगह से पता चल रहा है कि जो मामूली पेशेंट हैं, जिनको हल्का फुल्का कोरोना का, इस वायरस का अटैक है, उन लोगों को घर भेज दिया जा रहा है। ये सॉल्यूशन नहीं है। आप कोविड का लक्षण अगर किसी में आ जाता था तो शुरुआती दौर में आप उसको क्वारंटाइन कर देते थे। घर में कोई आम आदमी क्वारंटाइन नहीं हो सकता है भाई साहब। 2-3 कमरे का बेडरूम होता है, 5-6 आदमी एक परिवार में होते हैं। क्वारंटाइन मतलब क्या? मतलब उसको एक कमरा दे दिया जाए, ये संभव नहीं है। इसको समझिए, पूरा परिवार इस रोग से ग्रसित हो जाएगा। आज बीमारी उनमें कम है, कल को ये बीमारी, देखिए इसका जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हो सकता है कि ये डिजीज़ उनके अंदर मल्टीप्लाई करे। बहुत बहुत केसेस में हो सकता है कि उनके अंदर इम्यूनिटी इतनी अधिक हो कि वो उस पर विजय प्राप्त कर लें। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि उनके अंदर ये वायरस मल्टीप्लाई करने लगे, परिवार इफेक्टेड हो जाए। तो हम लोगों को बिल्कुल, आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कीजिए, क्योंकि देखिए अनुभव ऐसा चीज़ है ना, सही पूछे तो बोलने से नहीं आता है। अनुभव ठोकर खा के ही आता है। आप वापस से देखिएगा, लॉकडाउन में चले जाइएगा, घबराइए मत। यहाँ पे जून अंत तक हम लोग बिल्कुल, हो सकता है रसिया के ठीक बगल में चले जाएं, जून अंत तक, ठीक है। और जुलाई में हम लोग हो सकता है अमेरिका को क्रॉस करने का कोशिश करें। देखिए बहुत खराब स्थिति होगी। अमेरिका इतना धनी देश है, बेचारा अपने आप को नहीं संभाल पाया, लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। हम लोग की यहाँ स्थिति बहुत भयावह हो जाएगा। उस वक्त देखिए आपको लॉकडाउन करने का ज़रूरत कहीं से नहीं पड़ेगा। देखिए सब लोग ऑटोमेटिक लॉकडाउन हो जाएंगे, घबराइए मत। वक्त आएगा। जो स्थिति है आज, लगभग 7 से 8 हज़ार का बेस बन रहा है नए केसेस का, 200 डेथ का भी अब इधर बेस बन रहा है। शाम होते होते तक केसेस बढ़ रहा है। बिल्कुल इस वक्त बिजनेस में भी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो हो सकता है उसका इन्वेस्टमेंट कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो जाए। इसलिए कि देखिए ज़रूरत का चीज़ ही बिकेगा, और जो गैर जरूरी चीज़ है आज के डेट में, ऑटो सेक्टर हो या बहुत सारा सेक्टर हो, हम समझते हैं वहाँ पे ग्रोथ कम आएगा। इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। काफ़ी लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि भाई साहब आप बोलते हैं कि 45 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए मैं वीडियो कैसेट के बिजनेस तक बताया हूँ, मैंने लाइब्रेरी की भी चर्चा की। उसके बाद मैं जब साउंड बॉक्स, छोटा छोटा इनोवेटिव साउंड बॉक्स बनाता था, उसमें डिस्को लाइट वगैरह लगा देता था, और छोटा छोटा साउंड बॉक्स, बहुत बड़ा बॉक्स नहीं, छोटी पूंजी में छोटा ही सामान बनता है, लेकिन उसमें भी मैंने इनोवेशन किया था। 10 एलईडी एक लाइन से लगा देता था, जब म्यूजिक बजता था ना तो एलईडी ब्लिंक करता था, काफ़ी देखने में अच्छा था। बात है 1980 की। उस वक्त ऑडियो जो था ना बहुत नया था, टेप रिकॉर्डर बहुत नया था। हमारे घर में भी मेरे पिताजी पहला बार टेप रिकॉर्डर खरीद के लाए थे, और उसी के चलते मैं उस बिजनेस में भी गया था हमेशा। देखिए वीडियो कैसेट ये सब के बारे में अगर जानना है तो कृपया कर मेरा थोड़ा सा पहले का भी वॉल्यूम आप देखना चालू कीजिए। हर वॉल्यूम में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, खाली आप नहीं जाएंगे, मन भी लगेगा। दूसरी बात, वीडियो कैसेट में जब डाउनफॉल आने लगा, जब ये केबल टीवी का समावेश हुआ, तो मैं उस बिजनेस में स्विच ओवर कर गया, किया बिल्कुल दूसरे तरीके से। हुआ क्या, देखिए हर मेरे बिजनेस के बारे में अगर आप डिटेल में सुनिएगा तो इनोवेशन से भरा हुआ है। मेरा आदत शुरू से रहा है, कंपटीशन में घुसो, मोनोपोली बनाओ। मोनोपोली बनाने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेट कर दो, कुछ नया करो, बस मेरा हमेशा यही तरीका रहा है। लाइब्रेरी में मैं वीडियो कैसेट का सप्लाई करने जाता था, ब्लैंक वीडियो कैसेट उन लोग को ज़रूरत पड़ता था, तो मेरा काम था दिन भर कैसेट बनाओ और शाम 4 बजे पूरा कैसेट 50-100 कैसेट लेके लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी घूमो पटना के अंदर, है ना, और उनको 2 पीस 4 पीस जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है दो, पेमेंट कलेक्शन करो। यही मेरा काम था। पढ़ाई लिखाई में करता था, लेकिन मैं उस पर उतना ही वक्त देता था जितना उसमें ज़रूरत था। मतलब पास से थोड़ा अधिक, पास मार्क्स से थोड़ा ऊपर लेके चलता था। मैं कोई टॉपर वगैरह नहीं था, क्योंकि पैसा आने लगा था ना। दिक्कत यहाँ हो गया था, विद्यार्थी को सिर्फ
पढ़ाई करना चाहिए। अगर विद्यार्थी को पैसा आने लगे तो फिर पढ़ाई उसका थोड़ा डैमेज होता है। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। लेकिन सब कुछ किस लिए आदमी करता है? पैसे के लिए। और पैसा बचपन से मेरे हाथ में आने लगा था। मैंने कहे ना कि 4 साल के बाद जो 5-6 साल था, तब मैं लाइब्रेरी में कॉमिक्स पढ़ने का चार्ज रख दिया था, 25 पैसा पर कॉमिक्स। क्योंकि नया चीज़ भी खरीदना था और नया बुक्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, बट नेचुरल है। तो पैसा हाथ में आने लगा था उस बच्चे को। 5-6 साल का बच्चा था उस समय। 4 साल में लाइब्रेरी खोला और 1-2 साल के बाद जब 25 पैसा में चार्ज रख दिया तो पैसा आने लगा। डेली का 20-25 रुपया कलेक्शन हो जाता था। तो उससे क्या था कि कुछ नया नया बुक्स मनपसंद, क्योंकि मेरा दिमाग धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाने लगा था। कुछ किताबें आ गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, पढ़ा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ दिमाग जाने लगा। अब देखिए, एक शाम वीडियो कैसेट के लाइब्रेरी में मैं अपना बिजनेस के लिए गया हुआ था उनके पास। मेरे बगल में एक सज्जन खड़े थे, उनका नाम ले लेता हूँ। अच्छा दिन, अच्छा संबंध, और आज तक उनसे संबंध मेरा अच्छा रहा। और ज़िंदगी में पहला पार्टनरशिप मैं उन्हीं के साथ किया। उसके बाद से कभी पार्टनरशिप नहीं किया और मेरा पार्टनरशिप बिल्कुल सक्सेसफुल। इसीलिए मैं ऑलवेज आपको बोलता हूँ कि फंड के लिए आप पार्टनरशिप कीजिए। देखिए, वो लाइब्रेरी में मेरे से मुलाकात की, उनका नाम अशोक कुमार रस्तोगी। यहीं 3 किलोमीटर की दूरी पे उनका भी मकान है, फार्मासिस्ट हैं, वो अपना भी बिजनेस करते हैं। तो वो केबल टीवी का वो भी एक लाइसेंस लिए थे और अपना एक चैनल चलाते थे। जब उनको पता चला मेरे बारे में तो काफ़ी हमसे प्रभावित हुए, मिलना चाहे, घर पे आए पता लेके, और वो हमको ऑफ़र किए कि आप संजीव जी, चूँकि वो देखे मेरा बैकग्राउंड, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उससे काफ़ी वो इम्प्रेस्ड हुए। और केबल टीवी अब जो है, जब सैटेलाइट चैनल का आगमन हुआ ना तो टेक्निकल हो गया। पहले का केबल टीवी कुछ नहीं था, एक वीसीआर में आप मूवी प्ले कीजिए और 100-200 घर में तार से कनेक्शन दे दीजिए टीवी में, एम्पलीफायर लगा के, और आप जो फिल्म प्ले करेंगे वो फिल्म सब जगह दिखाई देता था। लेकिन जब सैटेलाइट चैनल का आगमन हुआ तो ये थोड़ा मॉड्यूलेटर वगैरह आया और एम्पलीफायर, और फिर गेन मिलाना, ट्यूनिंग करना डिस्क को सैटेलाइट से, मतलब ये टेक्निकल खेल हो गया। और ये सब चीज़ में हमको बहुत आनंद आता था। वो बोले कि आप मेरे पार्टनर बन जाइए। मैं उनके सामने पहला शर्त रखा कि भाई देखिए, वो टेक्निकली नील थे और मेरा टेक्निकल हैंड था, बिजनेस का अच्छा बैकग्राउंड था। मैं बोला कि मैं पार्टनर तो बनूंगा, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा सारा इन्वेस्टमेंट मेरा नॉलेज होगा, बस। वो बिल्कुल रेडी हो गए। वो देखिए, वो बिजनेस घराना से बिलोंग करते थे, रस्तोगी फैमिली थे। वो जानते थे कि नॉलेज को हायर या बाई करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, और जो लोग करते हैं वही आगे आगे सक्सेस करते हैं। इसलिए कि देखिए, किसी के पास लक्ष्मी है, किसी के पास सरस्वती है, और जब लक्ष्मी और सरस्वती का दोनों का मिलाप हो जाएगा तब कहानी कुछ और होगा। मेरे पास ज्ञान था, मैं ज्ञान अर्जित बचपन से कर रहा था। मैं उनका पार्टनर बन गया, 50-50% का पार्टनर। ठीक है। अब देखिए, केबल टीवी में धीरे धीरे करके 6 चैनल हो गया। मेरे आगमन होते ही मैं चैनल को बढ़ाया, फंड कुछ उधर से आया, कुछ मेंबर से कलेक्शन, कुछ क्रेडिट हमने लिया। क्रेडिट भी देने वाले बहुत बड़े व्यक्ति हैं आज के डेट में, नाम लेना उचित नहीं उनका, क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति है ना। उन्होंने काफ़ी मेरे इंटेलिजेंस को देखा, अब भांपा, और उसके आधार में मेरे लाइब्रेरी में उन्होंने इसमें केबल टीवी में उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट कुछ वहाँ से मिल गया, और हम लोग जो मेंबर से सब्सक्रिप्शन का पैसा आता था उससे हम लोग अपना खर्चा चलाते थे और उनको पेमेंट करते रहते थे, और पेमेंट करके अपने चैनल्स को बढ़ाने का काम करते थे। अब देखिए, आपको क्या बताते हैं वहाँ पे मैंने किया क्या। मैंने सबसे पहले, चूंकि मैं वीडियो कैसेट का मैन्युफैक्चरर था, तो वीडियो कैसेट के जितने भी पटना के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनसे मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता था। ठीक, मैं किया क्या, एक सप्ताह में जो भी मूवी चलना था अपने केबल टीवी से, ठीक है, उस पूरे सप्ताह का वीडियो कैसेट बिल्कुल नया मैं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से मांग के ले आया। वो कोई हमसे पैसा नहीं लेते थे, मेरा उनसे अच्छा संबंध था, वो दे देते थे, और चलना सिर्फ एक बार था। अब देखिए हुआ क्या,
पहला बात ये हुआ कि वो फर्स्ट टाइम एकदम ब्रांड न्यू कैसेट मेरे केबल टीवी में चलना चालू हुआ, ठीक है। और मैं उसका पूरे सप्ताह का शेड्यूल बना दिया कि मंडे को इस टाइम में कौन मूवी चलेगा, उसके बाद कौन चलेगा, उसके बाद कौन चलेगा, और पूरे वीक का शेड्यूल बना के प्रिंट आउट करके पूरे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। कितना बड़ा बात है, देखिए मेंबर लोग को पता चल गया कि उनके पसंद का मूवी कब आने वाला है, ये चीज मेंबर को मिल गया। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, मेरे काम में मोनोपोली आ गया। इसी से लोग अगल बगल का कनेक्शन छोड़ के हमारा कनेक्शन लेना चालू कर दिए। अब उस मोनोपोली को भी और मजबूत करने के लिए मैं दूसरा क्या काम किया कि मैं बिना शिकायत के नियम से एक डीबी मीटर होता था, डेसिबल मीटर होता था, जो गेन को नापने का, उस समय मात्र वही मीटर होता था। उसके बाद जब बदलाव आया तकनीक में, मैंने आधुनिक होते चला गया तो बहुत सारा और आधुनिक उपकरण उसमें समावेशित होती गई। उस डीबी मीटर को लिया और एक स्टाफ को लिया और हर एक मेंबर के घर में वीकली, देखिए साहब, वीकली उसके घर में मैं बिना कंप्लेन के जाता था और कस्टमर का विजिट करके और उसके सारे चैनल का गेन वगैरह चेक करता था कि 60 डेसिबल है कि नहीं, है ना। हर एक चैनल का पिक्चर क्वालिटी देखता था और एक चार्ट बना लिया था, प्रिंट करवा लिया था, और उसमें मेंबर का सेटिस्फैक्शन में सिग्नेचर ले लेता था। मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। यहाँ तो लोग, होता क्या था कि लोग कंप्लेन करते थे तो लोग जाता था, कभी मेरे यहाँ कंप्लेन नाम का चीज नहीं आता था। क्योंकि कंप्लेन होगा कैसे जब मैं खुद ही जाके मेंटेन करते रहता था वीकली। सर्विस सेक्टर में इतना उत्तम सर्विस दीजिए, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, कि कस्टमर आपके सर्विस से मंत्र मुग्ध हो जाए और आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूते रहे, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं। मैं ये केबल टीवी का बिजनेस टोटली सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस था। एक बार सेटअप लगा दीजिए और उसके बाद सर्विस आप देते रहिए, और जितना अच्छा सर्विस देंगे बस मेंबर, नतीजा क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। पूरा पटना में लोग 100 रुपीज़ लेते थे, ठीक है। मैं मेंबर्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता था, बिल्कुल ब्रांडेड नया वीडियो कैसेट मेरे केबल टीवी में चलता था वन टाइम, और उसके बाद वे वापस चला जाता था डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, तब वो सेल में जाता था। तो कस्टमर को जो प्रिंट क्वालिटी देखने को मिलता था ना, वो एकदम फर्स्ट क्लास, कोई उसमें जर्किंग नहीं, कोई स्क्रैचेस नहीं, कुछ नहीं, एकदम। जब नया कैसेट का बात ही अलग हो गया। और मेरा चूंकि मैंने वीडियो कैसेट के ट्रेड से था, तो मैं हमेशा जो वीसीआर का हेड होता था ना, उसको मैंने कोशिश करता था कि 3 महीने में उस हेड को बदल दूं। जो हेड जब बदल देता था, क्योंकि वही हेड जो रिबन को टच करता था, 2 गाइड जाता था, हेड को टच करता था, तो हेड हर 3 महीना पे खराब होता नहीं था, मैं बदल देता था। नतीजा क्या होता था, हेड भी नया, कैसेट भी नया, पिक्चर क्वालिटी एकदम एक नंबर। दूसरा, मैं जो फैसिलिटी देता था सर्विस का, वीकली जाके मेंबर को विजिट करता था, उनके यहाँ जो गेन चेक करता था और उनको सेटिस्फाई रखता था एकदम किसी भी तरह से। लोग मेरे यहाँ आते थे कनेक्शन मांगने के लिए। और एक बात मैं बताता हूँ बहुत मज़ेदार, जब लोग कनेक्शन लेने के लिए आते थे ना मेरे ऑफिस में, अगर मैं बैठा होता था, मैं उनको बोलता था कि भाई साहब, ये केबल टीवी अच्छा चीज़ नहीं है, इसका कनेक्शन कृपया कर अपने घर में मत लीजिए। लोग बोलते थे क्यों भाई? हमने, देखिए अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, उनका एजुकेशन चौपट हो जाएगा। देखिए मैं पढ़ाई लिखाई से मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता था, भले ही मैं व्यापार में था, लेकिन अगर उसमें कुछ बुराई थी, देखिए आज मेरी बेटी के कमरा में आप देखिएगा एक टीवी नहीं है, बेटियां पढ़ती हैं, कभी भी वो न्यूज़ के लिए वो एक लोकल न्यूज़पेपर लेके पढ़ती थी। देखिए पढ़ाई में मैं भी आईएएस का तैयारी करता था, कुछ नहीं, कोई टीवी वगैरह कुछ नहीं। न्यूज़ में मंगाता था, एक नहीं 5 न्यूज़ मंगाता था। मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूँगा। लोकल के लिए मैं इंग्लिश का टाइम्स ऑफ इंडिया लेता था, इकोनॉमिक टाइम्स और स्टेट्समैन में मंगाता था, और एक हिंदू, द हिंदू मंगाता था बस। और एक जनसत्ता का मैं थोड़ा सा, उस समय का जनसत्ता का हमको आदत पड़ गया था पढ़ने का। अब देखिए ये जो मैं स्पेशल फैसिलिटी देने लगा, उसका नतीजा ये हुआ कि मैं बोला कि मंथली जाके पैसा लेना, तगादा करना, ये सब बहुत बेकार काम है। आप ऐसा कीजिए कि एनुअल मेंबर बनाइए।
उसके बाद मैं सब मेंबर पे खबर दिया कि भाई आप लोग एनुअल मेंबर बन जाइए और 1 महीने का डिस्काउंट ले लीजिए, 11 महीने का पैसा दीजिए और 12 महीना सर्विस का लाभ उठाइए। मेरे सर्विस से इतना लोग सेटिस्फाइड था, इतना सेटिस्फाइड था, मैक्सिमम लोग एनुअल मेंबर बन गया। जब एनुअल मेंबर लोग बनने लगा तो मैं सोचा कि चलो एक और चीज़, बहुत वैसे बुजुर्ग लोग को मैं देखा जो घर में अकेले हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, तो मैं उनके लिए एक स्पेशल स्कीम लाया, एनुअल मेंबर नहीं, लाइफ मेंबर। 5000 में बोला कि आप जो 60 प्लस के व्यक्ति थे, रिटायर्ड थे, अब रिटायर हुए हैं, चलो 5000 इस केबल ऑपरेटर को दे दो और जिंदगी भर जब तक आपकी आयु है आप केबल टीवी देखते रहिए, आपके लिए निःशुल्क। उसको बोला था मैं लाइफ मेंबर। एक सज्जन हमको याद है उस समय, हाँ, एक व्यक्ति लाइफ मेंबर भी बन गए थे, लेकिन लगभग लोग एनुअल मेंबर बन गए थे। और जब लोग मेरे यहाँ कनेक्शन लेने के लिए आते तो मैं हमेशा उनको रोकता था कि भाई साहब मत लीजिए कनेक्शन, नतीजा इसका विपरीत होता है। आप जो भी चीज़ लोग को मना कीजिएगा ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बोलेगा नहीं इसको जल्दी, वही काम वो करना चाहेगा। नतीजा क्या होता था, लोग बोलता था भाई साहब कल नहीं आज ही कनेक्शन लगवा दीजिए। मेरा ये निगेटिव पब्लिसिटी हो गया। नतीजा क्या होता था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आता था कनेक्शन लेने के लिए, अगर उसके घर में 2 टीवी है तो बोलता था भाई साहब एक काम कीजिए, ड्राइंग रूम वाला और बेडरूम वाला दोनों में कनेक्शन एक साथ दे दीजिए। मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ते चला गया। एक वक्त आया जब मैं आईएएस की तैयारी में चला गया 1989 के आसपास। उसके बाद मैं केबल टीवी छोड़ दिया। मैं अपने पार्टनर साहब रस्तोगी जी को बोला जो पैसा आपको देने का मन है आप हमको दे दीजिएगा हमको। और मैं एक बात बता देता हूँ, मैं विश्वास चूँकि पैसा का लेन देन सारा उनके हाथ में था, मैं आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट करता था। कभी हिसाब वगैरह में, देखिए दुनिया में कोई भी आदमी अगर आपके साथ बेईमानी करता है पार्टनरशिप में, वो आपके साथ नहीं खुद के साथ बेईमानी करता है। तो मैं हमेशा उनको जो वो हमको देते थे, मैं पैसा भी नहीं गिनता था। जब मैं हिसाब ही नहीं देखता हूँ तो पैसा गिन के क्या फ़ायदा। वो ऐसे देते थे और ऐसे मैं जेब में रख लेता था जो मंथली हमको पैसा मिलता था। बीच में वो बोले कि संजीव जी मेरी शादी उस समय नहीं हुई थी, मेरी शादी 99 में हुई और कहाँ 89 की बात हो रही है। तो बोले कि संजीव जी मेरा परिवार है, ये है वो है, खर्च थोड़ा चलाने में दिक्कत हो रहा है, आप एक काम कीजिए ना, अपना पार्टनरशिप को 40% कर दीजिए और 60% शेयर हमको दे दीजिए। हम बोले कोई बात नहीं आप ले लीजिए। अरे क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। अगर यहीं पे मैं अड़ जाता तो हो सकता है पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो जाता। उसके बाद फिर एक दिन वो क्या बोले कि संजीव जी आप 6% और शेयर दे दीजिए, 34% आप रख लीजिए। मैं बोला वो भी ले लीजिए। उसके बाद से मेरा ध्यान उस बिजनेस से हटने लगा। मैं बिना लड़ाई झगड़ा किए उस बिजनेस से अपने आप को अलग कर लिया। नतीजा क्या हुआ, एक दिन मैं उस बिजनेस से कम्प्लीटली अलग हो गया। इसकी चर्चा थोड़ी सी बाकी है, मैं अगले वॉल्यूम में करूंगा। फिलहाल आपसे नम्र निवेदन है, कृपया कर मुझे मदद करें, सिर्फ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई मदद नहीं करें, इतना ही कृपया करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।